मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हम लोग उस दिन सरस्वती वंदना हम लोग देखे थे। यस सर। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हम लोग उस दिन देखे थे वंदना। वंदना तो सभी को आता ही है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? पर डे एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है? हम लोग आज शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः संभाषणम। संभाषण क्या है? हम जिसे आपस में बातचीत करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संभाषणम कहते हैं, ठीक है? हम लोग बातचीत जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संभाषणम। जैसे आप अपने घर में बात करते हो अपने मम्मी पापा से, या अपने मित्रों से, या अपने दोस्तों से, या कक्षा में अपने सहपाठियों से बात करते हो, तो क्या है? एक वार्तालाप है, संभाषण है, ठीक है? हम यहाँ पर देखेंगे एक शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संवाद होता है उसको हम यहाँ पर आज देखेंगे। पहला कहता है यहाँ पर, एक पीलाराम। पीलाराम में जो है एक शिक्षक हैं, वो कहते हैं, भो छात्राः अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति? तो छात्राः समवेतः, श्रीमन् अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम् इच्छामः। तो शिक्षक कहते हैं, पीलाराम शिक्षक कहते हैं, उत्तमम्, वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। तो गोपाल क्या कहते हैं? विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्? सः किं किं करोति स्म? पीलाराम कहते हैं, विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीडा अतीव रोचते स्म। गोपाल कहता है, सः कथं प्रसिद्धः जातः? पीलाराम कहता है, सः जिज्ञासु आसीत्, धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता, भाषाध्ययनं तस्य ज्ञान वृद्धिम् अकरोत्, सः महान वक्ता रूपेण अपि ख्यातिं प्राप्तवान्। प्यासी कहती है, श्रीमन् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रः आसीत्, किमिदं सत्यम्? पीलाराम कहते हैं, आम सत्यम, कालांतरे सः विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। उमेश कहता है, तस्य विषये अन्यः कोऽपि विशेषः? पीलाराम कहते हैं कि तस्य विचारः उत्तमः आसीत्, यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, तस्य प्रभावेण जनाः संघटिताः भवन्ति स्म, सः देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म। प्यासी कहती है, महोदय, रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नामना प्रख्यातम्? तो पीलाराम कहते हैं, किशोरावस्थायां विवेकानंदः रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान्, श्रूयते यत् सः शकटेन नागपुरतः रायपुरम् अगच्छत्, अत्र सः संगीत शिक्षाम् अगृह्णात्, तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम्। उमेश कहता है कि श्रीमन् पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचिः आसीत्, इदमपि तथ्यम्। पीलाराम कहते हैं, आम। चलिए अब देख करके अनुवाद। भो छात्राः। भो मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है? अरे। अरे, ठीक है। ये कौन सा कारक है? कारक विभक्ति जानते हो आप लोग? यस सर। हाँ, कारक विभक्ति कौन सा कारक है? संबोधन। संबोधन, बहुत सुंदर। आप लोग जान रहे हैं कारक। कारक जो है जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, फिर संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन, ठीक है? तो इन सभी का एक चिन्ह होता है। तो वैसे जो संबोधन का चिन्ह है वो है भो, हे, अजी, अरे, ये सब संबोधन का चिन्ह है। तो ये जो है लगा है यहाँ पर संबोधन। भो छात्राः, हे छात्रों, अद्य। अद्य मतलब क्या होता है? आज। अद्य मतलब क्या होता है? आज। आप लोग अगर कॉपी रखे हैं, कॉपी और पेन, तो आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है? अद्य मतलब आज। किम, किम मतलब क्या।
पठितुम, पठितुम यहाँ पर देखिए दिया गया है पठितुम। पठितुम मतलब पढ़ना, है ना, पढ़ने की, पढ़ने के लिए। यहाँ पर पठ धातु है। कौन सा धातु है? पठ धातु। और तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। पठ धातु और तुमुन प्रत्यय। तो आप लोग ध्यान देंगे कभी भी जहां पर तुम आए शेष में, ठीक है, तुम जहां पर शेष, पठितुम, लेखितुम, द्रष्टुम, श्रोतुम, खादितुम, गंतुम, इस प्रकार के जितने भी शब्द आए तो वहां पर आप लोग जानेंगे कि वहां पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में। खाने के लिए, जाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, इस प्रकार के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में? अगर हम कहें श्रोतुम, अगर कहें श्रोतुम, श्रोतुम तो क्या होगा? श्रु धातु। क्या होगा? श्रु धातु और तुमुन प्रत्यय। श्रोतुम मतलब क्या होगा? सुनने के लिए। गंतुम, गम धातु, तुमुन प्रत्यय। गम धातु, तुमुन प्रत्यय। गंतुम मतलब जाने के लिए। क्रीडितुम, क्रीड धातु, क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना, ठीक है, क्रीड मतलब क्या होता है? खेलना। क्रीडितुम, क्रीड धातु, तुमुन प्रत्यय। क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए, ठीक है। इस प्रकार जहां पर भी तुम दिखाई दे, क्रीडितुम, क्रीडितुम, द्रष्टुम, श्रोतुम, गंतुम, इस प्रकार जहां पर तुम दिखाई दे वहां पर समझ लेना कि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय। आगे समझ में? तो हाँ, तो यहाँ पर है भो छात्रा अद्य किम पठितुम इच्छा है, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? अस्ति, अस्ति मतलब है। हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? तो छात्राः समवेतः, क्या कहते हैं? छात्राः समवेत, सबको एक साथ कहते हैं कि श्रीमन् अद्य वयम विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। श्रीमान जी, अद्य, अद्य मतलब क्या होता है? आज। अद्य मतलब आज। वयम, वयम मतलब, वयम मतलब, वयम मतलब क्या होता है? हम। तो ये वयम शब्द जो है ये कहाँ से आया है? इसका मूल शब्द क्या है? वयम शब्द का मूल शब्द क्या है? नहीं, वयम शब्द का मूल शब्द है अस्मद, ठीक है, ये एक सर्वनाम है। अस्मद, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में होता है वयम। समझ में आया? अस्मद का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और ध्यान दीजिए ये अस्मद का प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम, ये तीन शब्द ये उत्तम पुरुष में आते हैं। कौन से पुरुष में आते हैं? उत्तम पुरुष। समझ में आ रहा है ना? उत्तम पुरुष। इनका प्रयोग सिर्फ उत्तम पुरुष के साथ ही किया जा सकता है। अहम, आवाम, वयम, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उत्तम पुरुष के साथ किया जा सकता है, किसी दूसरे के साथ नहीं किया जा सकता है। जैसे अहम गच्छामि, तो वहां पर जो धातु होते हैं, तो कर्ता यदि उत्तम पुरुष में है तो उसके जो धातु होते हैं, धातु मतलब क्रिया, धातु मतलब क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया भी हमारा क्या होगा? उत्तम पुरुष में ही होगा। आगे समझ में? जैसे यहाँ पर जो क्रिया है इच्छामह, इच्छामह दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर इच्छ धातु, इस धातु है, ठीक है। इस धातु में जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन, ठीक है, बहुवचन का प्रत्यय लगा है। इस धातु का, इस धातु में उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय लगा है आमह। जैसे आमी, आमह, आवह, आमह होता है ना, आमी, आवह, आमह होता है। तो ये जो है लट लकार का है। कौन सा लकार का है? लट लकार। लट लकार मतलब क्या होता है? वर्तमान का, ठीक है, वर्तमान काल का ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो श्रीमन आज हम लोग विवेकानंद विषये, यहाँ पर देखिए विषये, विषये ये जो है आपका विषय, विषय शब्द का सप्तमी विभक्ति है। विषय शब्द का कौन सा विभक्ति है? सप्तमी।
जैसे जन बालकः से बालके होता है, जनकः से जनके होता है, विषय से विषये होता है। अकारांत पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो श्रीमान जी आज हम लोग विवेकानंद के विषय में, तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वह है में पर। ठीक है, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो यहाँ पर विवेकानंद के विषय में या विवेकानंद के विषय पर जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार श्रीमान जी आज हम लोग विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तब शिक्षक Yes, कहते हैं उत्तमम। उत्तमम मतलब ठीक है, उत्तमम मतलब ठीक है। वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये गास्यामः। वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये गास्यामः। वयम मतलब हम लोग, विवेकानंदस्य, यहाँ पर देखिए अभी आप लोग देखे थे विवेकानंदस्य, यहाँ पर ये जो स्य है ये है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है वो क्या है? षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है आप लोग बताइए? का के की। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? का के की। आ गया। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या बताया था? में पर। में पर। अधिक संबोधन का चिन्ह क्या बताया था? भो हे अरे। ठीक है, भो हे अरे ये संबोधन का चिन्ह है। अधिकरण का चिन्ह क्या बताया था? का में पर। और ये षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक का चिन्ह क्या बताया हूँ? का के की। तो विवेकानंद के बाल्यकाल विषय, बाल्यकाल के विषय में ज्ञास्यामः। यहाँ पर देखिए ज्ञास्यामः, यहाँ पर वयम है, कर्ता चूंकि बहुवचन में है इसीलिए यहाँ पर आमः आया है। ज्ञास्यामः ये लिट लकार का है। लिट लकार मतलब भविष्यत काल, जो क्योंकि हम लोग जानेंगे, अभी जाने नहीं है, जानेंगे। ठीक है, तो बाल्यकाल के विषय में जानेंगे, ज्ञास्यामः। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन है लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। ठीक है, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी श्यावः श्यामः। तो यहाँ पर श्यामः है ज्ञा धातु और उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, ये ज्ञास्यामः मतलब जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग बाल्यकाल के विषय में जानेंगे। अब गोपाल कहता है कि विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्, सः किं किं करोति स्म। विवेकानंद बाल्यकाले, विवेकानंद प्रथमा विभक्ति विवेकानंद, बाल्यकाले, बाल्यकाल में अधिकरण कारक है बाल्यकाल में, कीदृशः मतलब किस प्रकार के, आसीत, आसीत मतलब थे, आसीत अस धातु। ठीक है, आसीत क्या है? अस धातु। आसीत, आस्ताम, आसन, ये है आपका अस धातु का लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार, भूतकाल का है। ठीक है, अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन। विवेकानंद बाल्यकाल में किस प्रकार के थे? सह किम किम करोति स्म, वह क्या क्या करते थे, वे क्या क्या करते थे। ठीक है, पीलाराम कहते हैं कि विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत। विवेकानंद बाल्यकाल में बहुत साहसी थे, हिम्मत वाले थे। ठीक है, विवेकानंद बाल्यकाल में, बचपन में बहुत साहसी थे। तस्मै, तस्मै ये जो है तस्मै शब्द उसे, ठीक है, तस्मै ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, उनको, तस्मै मतलब उसको, क्रीड़ा अतीव रोचते स्म, क्रीड़ा मतलब खेल, अतीव मतलब अत्यंत। अतीव देखो यहाँ पर अतीव शब्द दिया है, अतीव एक संधि है, अति धन इव। ठीक है, अति धन इव, यहाँ पर ह्रस्व ई है, छोटे ई है, यहाँ पर भी ह्रस्व ई है, तो दोनों ह्रस्व ई मिलकर के यहाँ पर क्या बन जाते हैं? दीर्घ ई बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बना है? अतीव। क्या बना है? अतीव। ठीक है, अति धन इव, दोनों मिलाकर के क्या बना है? अतीव। आ गया समझ में?
यस तो सर। Yes, इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। आप लोग संधि के बारे में जानते हो? संधि जो होता है, दो वर्णों के Yes, मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे समझ में? संधि किसे कहते हैं बताइए आप लोग। दो वर्णों दो दो वर्णों वर्णों गुड, हाँ बहुत सुंदर। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। पहला है स्वर संधि। तीन प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, व्यंजन, दूसरा क्या होता है? व्यंजन, और तीसरा व्यंजन संधि, विसर्ग। विसर्ग संधि। ठीक है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीन समझ में आ गया? हाँ। यस तो ये तीन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि में जो होता है ये इसके अलग से, और पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। कौन सा स्वर संधि होता है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में ही यहाँ पर ये दिया है। कौन सा है? अतीव, अति, धन, इव। ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है? अकह श वर्णे दीर्घः, अकह श वर्णे दीर्घः। अब ये हम आप लोग सुन रहे होंगे कि ये अकह क्या है, श वर्णे क्या है। अकह, श वर्णे, ये सब क्या है अगर सोच रहे होंगे, है ना? तो एक मिनट लाइन पर। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात आप लोगों को? हाँ। तो यहाँ पर अति, तो स्वर संधि का जो नियम होता है दीर्घ स्वर संधि का, अकह श वर्णे दीर्घः, अकह श वर्णे दीर्घः। तो अकह क्या है अब देखते हैं। यहाँ पर हमने कहा अकह श वर्णे दीर्घः। ठीक है। ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, अकह स वर्णे दीर्घ। तो ये अकह आहार है। अब प्रत्याहार क्या होता है? जब एक बार नृत्य कर रहे थे। ठीक है। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। भगवान शंकर जी एक बार नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने नृत्य करते हुए एक बार डमरू बजाई। तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाई। कितने बार डमरू बजाई? 14 बार। ठीक है। तो 14 बार जो डमरू बजा उनका, उन डमरू में से जो ध्वनि निकली है, ध्वनि, उन्हीं ध्वनि से, प्रत्येक ध्वनि से एक प्रत्याहार बना, मतलब उनमें से एक सूत्र बना। ठीक है। सूत्र बना, उसको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। उसको हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो क्योंकि 14 बार बजा था, इसीलिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वह 14 है। और तो उस 14 सूत्रों में से लगभग शुरू के जो 4 सूत्र हैं वह स्वरों से संबंधित है। तो जितने भी संस्कृत के व्याकरण हैं, तो व्याकरणों की जो शुरुआत हुई है इन्हीं माहेश्वर सूत्र की सहायता से शुरू हुई है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र की सहायता से महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना की गई है। ठीक है। तो हमने देखा अकह, तो
अकह कहां से आया इसको हम बता दे रहे हैं। पहला है अ ई उ ण, री ली क, ए ओ अंग, ऐ अ च। ठीक है, ये 4 सूत्र हमने बताया अभी। ये माहेश्वर सूत्रों में से ये पहले के 4 हैं। पहला नंबर में है अ ई उ अण, दूसरा नंबर में है री ली क, तीसरा नंबर में है ए ओ अंग, और चौथा नंबर में ऐ ओ च। समझ में आया? तो यहाँ अ से लेकर के च तक इसको कहते हैं अ च अच। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये अच, अच मतलब होता है स्वर। अच मतलब क्या होता है? स्वर। हम स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि, मतलब स्वर को अच भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अ से लेकर के च तक ये 4 जो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों में अ है, ई है, उ है, री है, ली है, ए ओ ऐ औ, ये जो स्वर हैं ये मूल स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? मूल स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या कुल टोटल 9 है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूल स्वरों की संख्या कितनी दी गई है सूत्रों में? 9 दी गई है। आपके प्रत्येक सूत्र जैसे अ ई उ अण में यहाँ पर एक व्यंजन वर्ण होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। जब भी हम उसको अंदर की बातों को हम जब जानना रहता है, जब हम उसके प्रत्याहार में उनमें क्या क्या समाहित है इसको जानना है, तो हम जो प्रत्येक में जो व्यंजनांत रहता है, व्यंजन रहते हैं, लास्ट के जो वर्ण रहते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच में क्या क्या आता है? अ ई उ री ली ए ओ और ऐ औ, ये इतने सारे उसके क्या आते हैं? ये स्वर आते हैं, ये मूल स्वर। ठीक है, अब इसमें हमने कहा अक, अक, अक जो कहा है कहां से कहा है? अ से लेकर के ये जो क है, अ ई उ अण री ली क, तो ये जो क है क, और ये शुरू का अ और क दोनों मिला करके हम कहते हैं अक। अक में क्या आता है? अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण आते हैं। अ ई उ री और ली, ये 5 वर्ण आते हैं अक में। तो हमारा कहने का मतलब है अकह स है वर्ण, अ हेलो उ सर, के बाद आपका उ आए, री के बाद री आए, के बाद ली आए। आवाज आ रही है मेरी? सर कट कट के क्या आ सुनाई दे रहा रही है। है सबको? कट रहा है ना? कट कट हाँ कोई बात नहीं, आप लोग ना जो रिकॉर्डिंग भी होगा उसमें भी आप लोग सुन सकते हैं, उसमें क्लियर सुनाई देगा आप लोगों को। ठीक है, तो अक में क्या है? अ ई उ री ली, ये समझ में आया? 5 वर्ण समझ में आ गया ना? तो ये पांचों वर्ण के सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण। ठीक है, इस पांचों वर्ण के समान वर्ण। अ का समान वर्ण क्या है? अ या आ। ई का समान वर्ण क्या है? ई या दीर्घ ई। उ का समान वर्ण क्या है? उ या दीर्घ उ। री का समान वर्ण री या दीर्घ री। ली का समान कौन है? ली, ली। तो जब भी अगर ऐसे समान वर्ण आए तो वहां पर हमारा दीर्घ हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वह वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो अगर रहेगा तो वहां ई रहेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ रहेगा तो दीर्घ उ हो जाएगा, री रहेगा तो दीर्घ री हो जाएगा, ली रहेगा तो दीर्घ ली हो जाएगा। तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि। आगे समझ में इतना? यस यस सर। सर। हेलो, ये समझ में आया? यस तो अकह जो है कहां से आया ये समझ में आ गया? अकह कहां से आया है? अकह मतलब समझ में आ गया? अकह मतलब अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण को अक कहते हैं। ठीक है, अब अच अगर कहें अ और च, अच अगर कहें तो अ ई उ री ली ए ओ और ऐ औ, ये इतने सारे वर्ण अच में आ जाते हैं। आगे समझ में? हम इसमें और भी प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, रिक प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, इस प्रकार इसके अलग अलग प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है,
तो उसमें से फिर 42 प्रत्याहार अलग से और बनते हैं, है ना। वो सब हम अगली जब पढ़ते जाएंगे तो हम धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाएंगे। तो हमने कहा अतीव, जो अतीव था वो दीर्घ ई है, जहां पर अति, अति धन इव, यहाँ पर अति में ह्रस्व ई है और यहाँ पर भी ह्रस्व ई है, तो दोनों जगह में समान वर्ण आया है, ई का समान वर्ण। अकह, अकह में हमने कहा था अ ई उ री ली, इतना हमने कहा था, उसमें ई आता है, तो ई का समान वर्ण ई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आ गया समझ में इतना। तो अतीव मतलब अति धन इव दीर्घ स्वर संधि। रोचते स्मः, रोचते रुच धातु, रोचते क्या है, रुच धातु, रुच धातु है। रुच धातु मतलब रुचना, अच्छा लगना, और यहाँ पर ते आया है, ते मतलब होता है आपका आत्मने पद, लट लकार का आत्मने पद, ठीक है। लट लकार का क्या है, आत्मने पद। लट लकार का आत्मने पद में ते, इते, अंते, से, इथे, द्वे, यहां पर ई, आवहे, आमहे, ठीक है, आमहे, ई आवहे आमहे। तो जो भी चीज है उसको संधि करना पड़ता है, ये प्रत्यय है, इनको जोड़ना पड़ता है प्रत्येक आपके धातु में। तो यहाँ पर आया है रुच धातु में ते लगा है, तो रोचते हो गया है, ठीक है। ये है आपके प्रथम पुरुष, ये वाला प्रथम पुरुष, ये वाला मध्यम पुरुष, ये वाला उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक वचन में है, ये दो ही वचन में है, और ये बहुवचन में है। तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये जो रोचते है, ये रुच धातु प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद लट लकार है, ठीक है। रोचते स्म मतलब अच्छा लगता था, उसे खेलना, क्रीड़ा जो है बहुत ही अच्छा लगता था। गोपाल कहते हैं स कथम प्रसिद्ध जातः, वह क्यों प्रसिद्ध हुए। यहाँ देखो जातः लिखा है, दिख रहा है ना, जातः दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, तो जातः शब्द जो है इसमें भी एक प्रत्यय लगा है। हमने आपको देखा, पहला प्रत्यय देखे थे क्या, तुमुन, तुमुन प्रत्यय देखे है ना। अब दूसरा एक और प्रत्यय आ गया, देखो यहाँ पर जातः, तो यहाँ पर जातः में है जन धातु है। कौन सा धातु, जन, जन मतलब जन्म लेना, ठीक है। उसमें कत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना, जन धातु और कत प्रत्यय। तो गोपाल कहते हैं कत प्रत्यय जो है आपका, ये भूतकालिक कृदंत है। कौन सा कृदंत है, भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक मतलब जो बीत गया है ना, जो काल हमारा बीत गया है, ऐसे क्रियाओं को दर्शाने के लिए ऐसे कृदंत हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं भूतकालिक कृदंत जन, इसमें कत प्रत्यय। तो ये भूतकालिक कृदंत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, पहला है कत और दूसरा होता है कतवतु, ठीक है। पहला जो प्रत्यय है वह है कत, कत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय होता है वह क्या है, कतवतु प्रत्यय। समझ में आ गया, ये भूतकालिक कृदंत है, मतलब भूतकाल को बताते हैं, भूतकाल वाली क्रियाओं को हम बताने के लिए कतवतु प्रत्यय को बताते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोग जो जो बताते जा रहे हैं उसको नोट भी करते जाएंगे, या फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग है उसमें से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। सह कथम प्रसिद्ध जातः, वह कैसे प्रसिद्ध हुए, जातः मतलब हुए, वह कैसे प्रसिद्ध हुए। तब पीलाराम कहते हैं सह जिज्ञासु आसीत, वह जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखते थे, कुछ भी चीज को जिज्ञासा, पूछते थे, जानना थे कि ये क्या है वो क्या है। आप लोगों को भी जिज्ञासु बनना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है अब तुरंत पूछना चाहिए, ठीक है। पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आ रहा है समझ में, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ। तो कोई भी चीज जब तक आप लोगों में जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपका जो ज्ञान का जो भूख है वो कभी मतलब तुरंत शांत हो जाएगा। कुछ भी चीज हुआ, हाँ ये जान गए, हम अपने में जान गए, संतुष्ट हो गए, मतलब क्या हो जाएगा, भूख शांत, मतलब आपको और जानने की इच्छा नहीं रही।
तो आप लोगों में जानने की इच्छा हमेशा बनी रहे, सीखने की भूख बनी रहे, ये इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप में जिज्ञासा हो। ठीक है। सह कथम प्रसिद्ध जाता, वह क्यों प्रसिद्ध हुए, कैसे प्रसिद्ध हुए? तो क्या थे वह? जिज्ञासु आसीत, वह जिज्ञासु थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा काल क्रमेण बलवती जाता। अब देखो यहां पर एक आ गया है जाता। अब ये कहां से आ गया जाता? जाता तो हमने देखा था, लेकिन जाता भी आ गया यहाँ पर। तो आप लोगों को बता दूं, जाता भी क्या है? जन धातु है और कत प्रत्यय है, लेकिन जाता जो है वह स्त्रीलिंग में है। कौन सा लिंग में है? स्त्रीलिंग। और जातः जो है ये पुल्लिंग में है। कौन सा लिंग में है? जातः पुल्लिंग में, लेकिन जाता जो है वह स्त्रीलिंग में है। तो आपको बता दूं कि जितने भी कृदंत होते हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग बनते हैं। ठीक है। जितने भी प्रत्यय हैं, ये कृदंत जितने ही बनते हैं वो सारे के सारे तीनों लिंगों में बनते हैं। जातः, जाता और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? जातम। ठीक है। जातः आपका पुल्लिंग में बन गया, जाता आपका स्त्रीलिंग में बन गया, और यहाँ जातम आपका नपुंसकलिंग में बन गया। जन धातु कत प्रत्यय, प्रत्यय वही रहेंगे, लेकिन लिंग उसके क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। हाँ, तो धर्म विषय, धर्म के विषय में तस्य जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा काल क्रमेण मतलब समय के अनुसार बलवती जाता, बलवान होती गई। समय के अनुसार धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा बलवान होती गई, मतलब प्रबल होती गई। भाषा अध्ययनम, यहाँ पर देखो भाषा अध्ययनम, यहाँ पर संधि है। भाषा धन अध्ययनम। ठीक है। भाषा धन अध्ययनम। अब यहाँ पर देखो कौन सी मात्रा लगाई हुई है? आ की मात्रा। यहाँ पर कौन सा स्वर है? अ। अब आप लोग बताइए, अभी मैंने बताया था संधि, आ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? तो आ हो गया। हमने यहाँ पर वही सूत्र उपयोग किया है, वही सूत्र उपयोग किया। अकह श वर्णे दीर्घ, अर्थात समान वर्ण अ और आ, ये दोनों समान वर्ण होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भाषा धन अध्ययनम, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया? भाषाध्ययनम। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हाँ, ठीक है। तो भाषाध्ययनम, हाँ भाषाध्ययनम, भाषा का अध्ययन, तस्य, तस्य माने उनके ज्ञान वृद्धि में अकरोत, उसका ज्ञान में वृद्धि किया, अकरोत किया, अकरोत यहाँ पर क्री धातु है, क्री धातु। ठीक है। त ताम अन, इसमें जो है लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, अकरोत आता है आपका। क्री धातु में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, क्री धातु अकरोत आया। आगे समझ में? अब यहाँ देखते हैं सह महान वक्ता रूपेण आपी, यहाँ पर देखो फिर संधि है, वक्ता रूपेण धन अपि। अब आप लोग बताएं यहाँ पर कौन सा स्वर है? अण में, अण में कौन सा स्वर है? अ की स्वर। और यहाँ पर कौन सा स्वर है? यहाँ पर कौन सा स्वर है? अ है। तो दोनों जगह अ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। तो इसीलिए अण में आ की मात्रा लग गया है, वक्ता रूपेण आपी। ठीक है। वक्ता रूपेण धन अपि, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर भी कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो भाषा का अध्ययन उनके ज्ञान में वृद्धि किया, भाषा का अध्ययन से उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। सह वे महान वक्ता के रूप में भी, वक्ता के रूप में भी ख्यातिम प्राप्तवान, ख्यातिम प्राप्तवान मतलब, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्राप्तवान मतलब प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पर एक और प्रत्यय आ गया, प्राप्तवान।
प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ठीक है, और कत्वतु प्रत्यय है। हमने अभी तुरंत देखा था एक भूतकालिक कृदंत, उसमें हमने देखा था भूतकालिक कृदंत में पहला था कत प्रत्यय और दूसरा था कत्वतु प्रत्यय। ये दो प्रत्ययों के बारे में हम लोगों ने अभी बताया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका भूतकालिक कृदंत है। तो जहां पर कत प्रत्यय में देखो, कत प्रत्यय में सिर्फ त शेष रहता है, ये पुल्लिंग में क्या शेष रहता है, त, लेकिन कत्वतु में तवत शेष रहता है, तवत। कौन सा शेष रहता है, तवत। तो ये तवत जो है नपुंसक लिंग रूप में है, ठीक है, तवत, और दूसरा होता है तवान, और तीसरा होता है तवती। ये नपुंसक लिंग में है, ये पुल्लिंग में है, और ये स्त्रीलिंग में है। तो नपुंसक लिंग में तवत रूप बनता है, पुल्लिंग में तवान रूप बनता है, और स्त्रीलिंग में तवती रूप बनता है। तो कत्वतु में जहां पर भी इस प्रकार तवती देखो, प्राप्तवती, खादितवती, पठितवती, लिखितवती, इस प्रकार देखे, मतलब वो समझ लो कि स्त्रीलिंग, कत्वतु प्रत्यय का स्त्रीलिंग है। पठितवान, दृष्टवान, श्रुतवान, गतवान, इस प्रकार तवान तवान जहां पर देखे, मतलब वो समझ लो कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग है। और पठितवत, दृष्टवत, गतवत, श्रुतवत, तो तवत तवत जहां पर देखे वहां पर समझ लो कत्वतु प्रत्यय का नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर प्राप्तवान दिया है, तो प्र धातु, प्र उपसर्ग, आप धातु, और तवत कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग है, ठीक है। प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया, वह महान वक्ता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त किया। अगला देखते हैं कि श्रीमन मम माता वदति स्म यत बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। श्रीमान जी, मम माता, मम मतलब मेरी, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। मम माता, मेरी माता, वदति स्म बोल रही थी, यत, यत मतलब की, बाल्यकाले बचपन में, विवेकानंदस्य नाम, विवेकानंद का नाम, नरेंद्र आसीत नरेंद्र था। बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम क्या था, नरेंद्र था। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम किम आसीत, बताइए। हाँ, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम किम आसीत्, बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्र आसीत्। हाँ, सम्यक, बहु सम्यक। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत्। बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम क्या था, नरेंद्र था। किमिदम सत्यम, हाँ यह सत्य है। तो उसमें कहते हैं आम सत्यम किमिदम, देखिए किम धन इदम, किमिदम, ये आपका व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा ना। किम म में हलंत, धन इदम। अब आप लोग कहें कि यहाँ पर तो म है, यहाँ पर ई है, म में अ भी है, लेकिन जहां पर हलंत लगता है तो ध्यान रखना वहां पर अ नहीं रहता है, ठीक है। तो जहां पर भी हलंत लगे, जिस भी वर्ण में हलंत लगे, मतलब वहां पर स्वर नहीं होता, अ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर म है और यहाँ पर ई है। तो जहां पर व्यंजन संधि का नियम क्या है कि कभी भी व्यंजन और व्यंजन या व्यंजन और स्वर के मेल से जब कोई नया वर्ण बनता है तो वहां पर व्यंजन संधि होता है, ठीक है। हमने देखे दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनते हैं, उसी प्रकार दो व्यंजन या व्यंजन और स्वर के मेल से क्या बनता है, व्यंजन संधि बनता है। तो यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है, दोनों मिला करके म और ई मिल करके मी बन गया, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। आगे समझ में। किमिदम सत्यम, Yes, sir. क्या Yes, यह sir. सत्य है। हाँ, तो ये कहते हैं आम सत्यम, तो यहाँ पर दिया है आम। आम मतलब होता है हाँ, आम मतलब क्या होता है, हाँ। तो यदि हम आप लोगों को कुछ पूछे तो आप लोग हाँ को क्या बोल सकते हो, आम। क्या बोल सकते हो, आम।
आम में म में जोर नहीं देना है, म में स्वर नहीं है उसमें, ठीक है। म में जो है हलंत लगा हुआ है, तो म में स्वर नहीं है, इसलिए आम मतलब आम। आम में जैसे आम का जो मैंगो वाला आम नहीं है ये, ठीक है। आम मतलब हाँ। आम सत्यम, हाँ सत्य है। कालांतरे, यहाँ पर देखिए कालांतरे का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। काला अंतरे, काल धन अंतरे, हाँ, अंतरे। आप लोग जब भी ध्यान दीजिए कि संधि विच्छेद करते समय, जब संधि विच्छेद करते समय हमको दो भागों में बांटना रहता है, लेकिन जिन दो भागों को हम बांट रहे हैं तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होना चाहिए। अब काला, काला मतलब तो रंग वाला काला हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काल धन अंतरे, काल मतलब समय, अंतरे मतलब बाद में। कालांतरे यहाँ पर कौन सा संधि होगा आप लोग बताइए, कौन सा संधि होगा? दीर्घ बहुत स्वर सुंदर, संधि। दीर्घ स्वर संधि। काल धन अंतरे, ठीक है। यहाँ पर बन नहीं रहा है, अंतरे, काल धन अंतरे, दीर्घ स्वर संधि। सह विवेकानंद नामना विश्वविख्यात अभवत, बाद में वह विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए। अब देखते हैं, तस्य विषय अन्य कोपि विशेषः, तस्य विषय उसके विषय में, अन्य कोपि विशेषः अन्य कोई भी विशेष, यहाँ पर देखिए कोपि, तो इसको हम बोलते हैं कोपि। क्या बोलते हैं? को कोपी, धन अपि, अपी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? को को धन अपी, अपि। हाँ, तो इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि, तो अगर यहाँ पर जैसे ओ के बाद अगर कोई अ आए, ठीक है, ओ के बाद कोई अ आए तो वहां पर अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, एस के समान हो जाता है, उसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है। तो वहां पर अ का लोप हो जाता है, उच्चारण करते समय अ का उच्चारण नहीं किया जाता है, वो अवग्रह चिन्ह बन जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हो गया को धन अपि बराबर कोपी, ये पूर्व रूप संधि। विशेष अन्य कुछ भी विशेष है तब कहते हैं तस्य विचारः उत्तमः आसीत्, उनका विचार उत्तम था। यत कि मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, मानव सेवा एव मतलब ही ईश्वर सेवा अस्ति, ईश्वर सेवा है। उनका विचार उत्तम था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेण, उसके प्रभाव से, यहाँ करण कारक है तृतीया विभक्ति, ये देखिए प्रभावेण लिखा है ना, प्रभावेण करण कारक, उसके प्रभाव से जनाः मतलब लोग संघटिताः भवन्ति स्म, एकत्रित होते थे, उसके प्रभाव से लोग एकत्रित होते थे। सह देशे विदेशे च, वे देश में और विदेश में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की उपदिशति स्म, उपदेश देते थे, भारतीय संस्कृति का उपदेश देते थे। वह देश में और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश देते थे। तो यहाँ कहते हैं महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। प्यासी बोलती है कि महोदय रायपुर नगर के विमानपत्तन, विमानपत्तन मतलब जो हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, ठीक है, रायपुर नगर के हवाई अड्डे का नाम कैसे विवेकानंद नामना प्रख्यातम, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर प्रख्यातम दिया है, दिख रहा है ना, प्र धन आख्या धन कत प्रत्यय, यहाँ पर भी क्या है? कत प्रत्यय, प्रधन आख्या धन कत प्रत्यय, ठीक है। यहाँ प्रख्यात, प्रख्यातम प्रधन आख्या धन कत प्रत्यय, तो ये कत प्रत्यय भूतकालिक कृदंत है, और प्रख्यातम मतलब प्रख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तब पीलाराम कहते हैं
किशोरावस्थायाम, किशोरावस्था मतलब किशोर अवस्था में, विवेकानंद रायपुर नगरे, रायपुर नगर में कालम व्यतीतवान, कालम व्यतीतवान मतलब काल व्यतीत किए। यहाँ पर भी कतवतु प्रत्यय है, वी उपसर्ग अतीत धातु और कतवतु प्रत्यय, ठीक है। अतीतवान, कालम व्यतीतवान, श्रूयते सुना जाता है, यत की, सह मतलब वह, सकटेन, सकटेन मतलब होता है बैलगाड़ी, सकटेन मतलब बैलगाड़ी से, नागपुरतः नागपुर से, रायपुरम आगच्छत रायपुर आए। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, सह मतलब वह, संगीत शिक्षाम अगृहणात संगीत की शिक्षा प्राप्त की, तस्य स्मरणार्थम एव उसके स्मरण के लिए ही, यहाँ स्मरणार्थम एव देखिए, स्मरणम, स्मरणार्थम धन एव, यहाँ पर देखो म है, यहाँ पर ए है, यहाँ म में हलंत है, इसीलिए म और ए मिलकर के ए हो गए और स्मरणार्थम में हो गया, इसलिए ये कहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन। हाँ। स्मरणार्थम एव अर्थात स्मरण के लिए ही, विमान पतनस्य नाम, विमान पतन का नाम, हवाई अड्डे का नाम, विवेकानंद इति दत्तम, यहाँ पर देखिए दत्तम दिया है, दा धातु है और कत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, दा धातु कत प्रत्यय अर्थात दत्तम मतलब दिया गया। किशोर अवस्था में विवेकानंद रायपुर में समय व्यतीत किए थे और सुना जाता है कि वह बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उनके स्मरण के लिए ही विमान पतन का नाम विवेकानंद दिया गया। उमेश कहता है श्रीमन पाक कलायाम च विवेकानंद से रुचि आसीत, श्रीमान जी पाक कला में अर्थात रसोई कला में भी विवेकानंद की रुचि थी, इदमपि तथ्यम यह भी तथ्य है। तो श्री पीलाराम कहते हैं आम, यहाँ पर देखिए इदमपि, इदमपि में क्या होगा, इदम, यहाँ पर भी म में हलंत और यहाँ पर अपि, तो ये भी क्या हो गया, व्यंजन संधि। आ गया समझ में, जी सर। ये समझ में आया, यस सर। हाँ। तो अब आप लोग बताइए कि हमने एक भाग को देखा, शिक्षक और छात्रों का जो अनुवाद है ये हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से मेरे को लगता है सभी को कुछ समझ में आ गया होगा। यस सर। अनुवाद समझ में आ Yes, गया, sir. आ गया ना अनुवाद समझ में, बन जाएगा अनुवाद सभी से, बहुत सुंदर। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो हम लोग ना आज इतना ही तक पढ़ेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि ये जो पाठ 1 का अनुवाद आप लोग अपने नोट कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। Yes, और मैं sir. कल पूछूंगा, तो जिनसे भी पूछूंगा वो आप लोग, जिनसे भी पूछूंगा वो इसका अनुवाद आप लोग बताएंगे। इसमें जितने भी प्रकार के प्रत्यय आए हैं, संधि हुआ है, उन सभी को मैं पूछूंगा कल, तो आप लोग बताएंगे। मैं कल मतलब जो आने वाले जो दिन में जो हमारा क्लास होगा तब पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे।